Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening. हाँ जी, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? The best result produced by GDC in GPAT 2024. Now, we are moving towards the GPAT 2025 and GPAT 2026. हाँ जी, तो अब हमारा एक नए ड्रीम, एक नए डेस्टिनेशन, एक नई प्लानिंग के साथ हम चलने वाले हैं कि जीपैट 2025 एंड जीपैट 2026 की तैयारी कैसे होगी, क्या करना होगा, क्या है जीपैट, कैसे प्रिपरेशन किया जाए, किन किन चीजों को ध्यान रखना है और कहां पे हमें अपना बेस्ट टाइम यूटिलाइज करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। और साथ ही साथ हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी फॉर द नेक्स्ट। अभी सारी चीजें ठीक है, ऑडिबल विजिबल है, शुरुआत किया जाए। थोड़ा एंगल टेढ़ा हो गया था। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत बेसिक से करूंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा डर है, बहुत सारी मन में क्यूरोसिटी है। उन सारी चीजों के बारे में इस सेशन में हम बात करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट है। सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरुआत करूंगा, भाई आप जीपैट का नाम तो सुन लिया होगा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से। ड्रॉपर के बारे में भी बहुत सारी चीजें यहां पे हैं, उनको भी लेके आऊंगा, परेशान मत हो। सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक सवाल से शुरू करूं कि मैं फार्मा तो कर रहा हूं, बी फॉर्म में हूं, मैं भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ड्रॉप आउट किसी भी सेशन में हूं, लेकिन मेरा आगे का जो ड्रीम है उसके लिए मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा। एक छोटा सा वहां पे मैं कोट के साथ शुरू करूंगा। बिल्डिंग अ कैरियर इन फार्मेसी, ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ बी फार्मा एंड एम फार्मा स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले बी फार्मा के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, जरा उनके बाद बात करूंगा। सबसे पहले एक आता है सर मास्टर इन फार्मेसी की बात करेंगे। अब 24 चला गया है, 25 एंड 26 की बात किया जाएगा। हाँ जी, अब साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो आपने चेंजेस देखे हैं पिछले 3 सालों में, कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमफॉर्म तो है ही है, लेकिन अगर उनका ड्रीम है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ, खासतौर पर फार्मासिस्ट की बात करें, ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें, ड्रग एनालिस्ट की बात करें, उनके भी ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा ओपन है। प्लस इंडस्ट्री ओरिएंटेड की भी बात करेंगे, और अगर इंडस्ट्री ओरिएंटेड की बात करेंगे उसमें देखो बैचलर लेवल पे एंट्री थोड़ा सा टफ है, और अगर है भी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्टोरी है कि जो शुरुआत के 2-3 साल वहां सर्वाइव कर गया वही आगे इंक्रीज होता है। प्लस फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट बी फॉर्म, एम फॉर्म, देन पीएचडी स्कॉलर की बात करेंगे। और पीएचडी अगर आपने नाइपर से फॉलो किया, यही जीपैट, यही आपका एक एग्जामिनेशन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। प्लस गवर्नमेंट एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट की बात करूंगा, डीसीए दैट इज द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। फार्मा एमबीए वन ऑफ द मोस्ट, आज की डेट पे स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा यही पॉइंट है, दैट इज द फार्मा एमबीए से रिलेटेड। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स एम फॉर्म के बाद टीचिंग लाइन में भी एंट्री करते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे भी वहां पे एंट्री होती है। बट सवाल यहां पे एक सबसे बड़ा क्या चल रहा है कि मैं अगर इन सब में जाना चाहता हूं, बी फॉर्म के बाद अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी मेरे पास लेस है, लेकिन अगर मैं मास्टर करके और साथ ही साथ अगर मैं कोई सर्टिफिकेशन के साथ एंट्री करता हूं, आज की डेट पे कॉर्पोरेट जॉब आपको हायर करने के लिए खड़ी है। बस आप में क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज किसी एंगल से कम नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान से थोड़ा सा मेरे सेशन से सुनने की कोशिश करिएगा। पहली चीज मैं जीपैट से शुरू करता हूं। व्हाट इज जीपैट? बोले तो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जीपैट हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। अभी जीपैट कंडक्टेड बाय द NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंस, ऑन बिहाफ ऑफ द PCI,
क्योंकि अब ये सारी चीजें पीसीआई कंडक्ट करती है। अभी आपने कुछ दिन पहले नोटिस भी देखा होगा कि पीसीआई ने ये क्लियर कर दिया है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फेलोशिप फॉर द 23-24 एंड 24-25 बैच एंड कंटिन्यूअसली सो ऑन। यानी अब आपकी जो फेलोशिप होती है वो फेलोशिप कौन देगा? पीसीआई देगी। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन जो होता है, मैं ये क्लियर करूं, बच्चों को लगता है कि अगर मैंने बी फॉर्म कर लिया या सॉरी जीपैट क्वालिफाई कर लिया देन मेरा एडमिशन पक्का है। मैं पहले कंफर्म करूं, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इससे आपको कॉलेज नहीं मिलता है मेरे बच्चों, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। कॉलेज के लिए आपको एक ही अपॉर्चुनिटी देता है, उसके बाद आपको सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। दूसरा, साथ ही साथ अगर आप बात करोगे जो भी सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे स्टूडेंट जाते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए। अब समराइज वे में बात करूं, बी फॉर्म की एलिजिबिलिटी बढ़ा दी गई है। पहले केवल 4th ईयर एलिजिबल था, इस बार से लास्ट ईयर से इस बार कंफर्म कर दिया गया कि 3rd ईयर पूरी तरह से एलिजिबल है। मींस अगर आप 3rd ईयर में एग्जाम देते हो, ये इसी बार हुआ है, 3rd ईयर में एग्जाम देते हो और क्वालिफाई करते हो और आप 1 साल के बाद जब 4th ईयर पास आउट करके जाओगे, आपको फिर से जीपैट क्वालिफाई करने की कंपलसरी नहीं है, अपनी चॉइस पे आप जा सकते हो। वैलिडिटी भी 3 ईयर्स है। अच्छा, ये 3 ईयर वैलिडिटी का एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 4th ईयर के बाद जीपैट क्वालिफाई करते हैं, 2 साल मास्टर करते हैं, मास्टर करने के बाद वो पीएचडी में एंट्री करते हैं और पीएचडी में एंट्री करने के बाद वहां पे नाइपर में अगर आप पीएचडी करने जाते हो थ्रू दिस जीपैट, आपको 48,000 प्लस एचआरए वहां पे देती है यही जीपैट फेलोशिप। मई और जून में इसका एग्जाम होता है नॉर्मली। और अगर बात करेंगे एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार इसको दे सकते हो। करेक्ट है। अभी यही जीपैट अगर आपने अभी देखो, होता क्या है ना, बच्चे 4 साल में उनका टारगेट क्या रहता है? फर्स्ट ईयर में है तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो सिर्फ वही पढ़ेंगे, 7th सेमेस्टर में है तो सिर्फ वही पढ़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ, उसी की बात हो रही है। लेकिन अगर आप एक बार 4th ईयर में इन सारी चीजों को अच्छे से, हाँ जी निखिल सही सुने हैं, अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से आपने तैयारी कर लिया, आप चाहे फर्दर फार्मासिस्ट का एग्जाम दें, चाहे डीआई का एग्जाम दें, आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सारा फार्मा तो आपने जीपैट के टाइम पे पढ़ लिया और फार्मासिस्ट और डीआई से ऊपर लेवल का पढ़ लिया। आप अभी रिसेंटली बिहार डीआई का देख लीजिए, उत्तराखंड डीआई में देख लीजिए, मेरे रिसेंट स्टूडेंट जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया था 2 से 3 साल के अंदर, वो मैक्सिमम वहां पे सीट ऑक्युपाई किए हैं। उसका रीजन ही एक बड़ा होता है कि हम अगर एक बार जीपैट की तैयारी अच्छे से करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप फेलोशिप के थ्रू जाना चाह रहे हो मास्टर में, तो हाँ जी, आप कंपलसरी है कि जीपैट क्वालिफाई करोगे तभी ये चीज देखने को मिलेगा। सारी चीजें मोटिवेशन इसी सेशन में मिलेगा। ध्यान से थोड़ी मेरे लास्ट तक चलिए। मैं बेसिक से चल रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे मेरे नए बच्चे भी यहां से हैं, इसलिए थोड़ा आराम से चलूंगा। जीपैट आज हम जानते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, बट इनिशियली ये गेट में आता था, ये गेट में आता था। और अगर गेट हमारा जो था वो थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होता था फ्रॉम द 1988 टू द 2009। 2009 तक गेट के थ्रू हमारा ये होता था, ये हमारा फार्मास्यूटिकल साइंसेस का एक अलग ही पेपर हुआ करता था 2009 तक। उसके बाद 2010 से ये बदल दिया गया फ्रॉम 2000 टू 2012। 3 साल में अगर बात करूंगा, ये जीपैट हुआ और जीपैट कंडक्ट कर रहा था एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा कंडक्ट कर रही थी। और वहां पे जो क्वेश्चन होते थे वो कितने क्वेश्चंस थे? 150 क्वेश्चंस वहां पे रखे गए। लेटर ऑन थोड़ा और चेंज किया गया। 2013 टू 2018 यही एग्जाम कंडक्टेड बाय द एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और वहां पे क्वेश्चन रिड्यूस करके 125 क्वेश्चन कर दिए गए। वो भी हमारा यहां से ऑनलाइन दौर शुरू हुआ। इसके पहले जो पेपर होते थे ऑफलाइन होते थे, अब यहां पे ऑनलाइन आ गया। अब 2019 टू 2023 यही एग्जाम कंडक्ट किया गया बाय द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहां भी 125 क्वेश्चन,
ऑनलाइन में ही वो हमारा था। नेक्स्ट, अब लास्ट ईयर से ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है बाय द NBEMS, ये भी ऑनलाइन मोड में, यहां भी 125 क्वेश्चन रखे गए बाय द NBEMS, और नेक्स्ट ईयर भी यही बॉडी कंडक्ट करने वाली है। अभी आपको जीपैट की जर्नी पता चली। अब अगर मैं, हाँ बिल्कुल कृष्णा आना है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जीपैट की बेनिफिट की, क्या है जीपैट के बेनिफिट, क्यों जीपैट की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान है, क्यों उनको जाना चाहिए, एक छोटा सा सवाल यहीं से बात करेंगे। मैंने गेट भी दिया है, मैंने जीपैट भी दिया है, क्योंकि मेरे थर्ड ईयर के बाद ही ये चेंज हुआ था। सबसे पहला, अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हो देन यू आर एलिजिबल मोस्टली फॉर द नाइपर, और साथ ही साथ यहां पे बात किया जाएगा मास्टर MS इन साइंस या मास्टर इन साइंस या MS फार्मा की बात करेंगे, नाइपर से करना है तो जीपैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकेंडरी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि जीपैट और नाइपर आपको दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना है, क्योंकि अभी जैसे इस बार आपने देखा कि जीपैट और नाइपर में कितने दिन का अंतर था, 1 वीक, एक संडे जीपैट था, अगले एक सैटरडे जीपैट था, अगले संडे नाइपर था, यानी एक हफ्ते में अलग से नाइपर की तैयारी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने इस बार क्या किया, जीपैट अपने जो प्राइम कोर्सेज हैं उसमें जीपैट के साथ साथ नाइपर को, संडे को हमने नाइपर की क्लासेस के लिए ही उसको प्लान कर दिया कि संडे को नाइपर की ही क्लासेस होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी, हाँ जी, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हो 12,000 रुपीज पर मंथ फेलोशिप फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। अगर आपने जीपैट क्वालिफाई किया, आप मास्टर में आपको, अब तो किसी भी कॉलेज से करिए, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, अगर वो PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है तो वहां से आपको 12,400 रुपीज की फेलोशिप मिलेगी थ्रू द PCI की बात करेंगे, एक एग्जाम से ही क्वालिफाई करने से। प्लस अगर आप PhD में जाते हो तो फेलोशिप यहां पे बढ़ जाएगी, वो 48,000 फ्रॉम द नाइपर एंड BHU की बात करेंगे। प्लस बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, वहां भी ये देखने को मिलेगा। करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द, इसी के साथ साथ अगर आप फार्मासिस्ट, DI, ड्रग एनालिस्ट, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं ना, सिलेबस सारा सेम है। तो एक बार अगर जीपैट अच्छे से कर लिया तो ये सारी चीजों के लिए आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम चीजें आप यहीं पे कवर कर लोगे। प्लस जितने भी हमारे गुड रैंक कॉलेजेस हैं वहां पे कंपलसरी है कि जीपैट चाहिए ही चाहिए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मैक्सिमम है। जैसे अगर मैं नाइपर की बात करूं, नाइपर के 7 इंस्टीट्यूशंस कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा जामिया हमदर्द की बात करूंगा, BIT बिट्स मिश्रा और बिट्स पिलानी की बात किया जाएगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात किया जाएगा, ICT मुंबई, IIT BHU, डिप्सार, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी सर, इसमें हमारा ये टारगेट है। जी सर, आप जीपैट क्वालिफाई हो तभी आप इनके फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इधर का फॉर्म नहीं फिल करने को मिलेगा। तो एक अपॉर्चुनिटीज हमारे पास तैयार हो रही है बिल्कुल यहां से, और उसी के लिए हमें इसके लिए टारगेट करना जरूरी है। क्वेश्चन लूंगा बेटा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो सिंपल हमने बात किया, जीपैट क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 125 क्वेश्चंस का है, हर क्वेश्चंस के 4 मार्क्स हैं, गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क्स की, और ये 3 आवर्स का पेपर होता है ऑनलाइन मोड में। हर साल लगभग 60 to 70,000, इस बार 48,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उसके हिसाब से रिजल्ट आपको देखने को मिला है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप एलिजिबल हैं, आप उन इंस्टीट्यूट में जाके मास्टर परस्यू करने के लिए, फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, उसलिए हमारा ये एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। करेक्ट है। अब एक चीज नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। अब अगर मैं जीपैट की बात करूं, 125 क्वेश्चंस हमने बोला, लेकिन NBEMS ने इन 125 क्वेश्चंस को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाइज। इन्होंने क्या बोला, ये 125 जो क्वेश्चन है ना, दीज क्वेश्चन 38 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स, 28 क्वेश्चन फ्रॉम द 28 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, 38 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स, 10 फ्रॉम द फार्माकोग्नोसी एंड 11 फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स। टोटल मेरे बन गए 125 क्वेश्चंस। बट लास्ट ईयर का यानी जीपैट 2024 का अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा,
लास्ट ईयर जो हमारे 125 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें फार्मास्यूटिक्स के 31, फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से 42, फार्माकोग्नोसिस से 10 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 31 एंड अदर सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चन। यहां पे आपको यह समझने को जरूर इंपॉर्टेंट है कि हमारा वेटेज जो है ना वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आज की डेट पे जो क्वेश्चन है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड है, और क्लिनिकल ओरिएंटेड है यानी आपको वहां पे फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के थोड़े से इंपॉर्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। अब ये 125 क्वेश्चंस ये बहुत कुछ हमारे लाइफ में चेंज करते हैं। 125 क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा और मेरी बात सुनिएगा। 125 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिड आउट द 4 मार्क्स। तो मेरे टोटल पेपर कितने मार्क्स का हुआ? टोटल पेपर हुआ मेरे 500 मार्क्स का। सब कुछ बताऊंगा बेटा मानवेंद्र, बहुत कुछ है इस सेशन में शुरुआत से लेके अंत तक, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे बच्चे। 500 मार्क्स का ये पेपर हुआ। इन द लास्ट 15 ईयर, पिछले 15 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ, इस बार सबसे ज्यादा कट ऑफ गया जी। इससे पहले जो कट ऑफ था और इस साल का जो कट ऑफ था, जरा चेंज देखिएगा। केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं। प्रीवियसली हमारा 125 15 में 115 500 में कितने नंबर लाने थे क्वालिफाई करने के लिए? 125 115 113 137। अब देखो यहां से हमारा मार्क्स बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? उसके कई रीजन है। एक तो बहुत बड़ा रीजन है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, वो अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आज के डेट पे, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। स्टूडेंट का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से रुझान बदला है। आप देखोगे 141 163 186 148 185 एंड 248 आउट ऑफ 500। 500 में से कितना चाहिए था इस बार जनरल वाले को क्वालिफाई करने के लिए? 248। EWS 204, OBC 201, SC 150 और ST 110 मार्क्स आउट ऑफ 500। चलेगा? कट ऑफ गया तो गया, जीडीसी ने 400 पार भी किया। एग्जैक्टली इस बार का फर्स्ट रैंक फ्रॉम द जीडीसी सुदीप्ता बेरा 401 मार्क्स थे। इमेजिन करिए 500 में से 401, यानी अगर मैं बात करूंगा ना तो हमें कितना 80% इस बार। अभी तक टॉपर का 350 360 से ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इस बार ये 400 गया। उसके एक भी रीजन है, पेपर भी थोड़ा इजी था बट कॉम्प्लिकेटेड था। इजी था लेकिन कंफ्यूजिंग था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, पढ़ाई अच्छे से किए थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है, कॉन्सेप्ट कितने अच्छे डेवलप किए हैं। अगर वाई डिफरेंट कट ऑफ टू डिफरेंट कास्ट? बेटा कास्ट वाइज होता है ना, रिजर्वेशन वाइज होता है, इस वजह से। तो इजी होने का मतलब है ट्रिकी, और ट्रिकी है तो आपका कॉन्सेप्ट ही वहां पे काम करेगा। तो जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 26 की तैयारी करेंगे, आप सभी के लिए सजेशन है, आपको 24 और 23 दोनों पेपर के पैटर्न को लेके चलना पड़ेगा। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब तक आप दोनों चीजों में नहीं चलोगे तब तक आप इस चीज में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। कंपटीशन है, हां जी सर, बिल्कुल कंपटीशन रहेगा किसी भी सिचुएशन में। मैं हमेशा बोलता हूं, एक शख्स मुझे ऐसा बताइए, आज आप कहते हो MS धोनी, आज आप कहते हो विराट कोहली, या जो भी आपका आइडियल है। आज चलो हम मान लेते हैं अभी सिल्वर मेडल हमारे जीतने वाले जी नीरज चोपड़ा, क्या इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? क्या इनके लाइफ में कंपटीशन नहीं है? जरा मुझे बताइएगा। ऑब्वियसली है या था, लेकिन हां उन्होंने सबसे ज्यादा एक ही चीज फॉलो किया, कंसिस्टेंसी। अपने काम के लिए अपने डेडिकेशन उन्होंने दिखाया और ये करके उन्होंने किया। तो स्ट्रगल सबने किया है। किसी भी आइडियल, कोई भी आपका आइडियल है, आप सोचिएगा, बताइएगा कि क्या उसने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं जिया है।
बट डिपेंड करता है कि आप अपने स्ट्रगलिंग लाइफ को कहां जीना चाहते हो, ड्यूरिंग योर कॉलेज कैरियर या कॉम्पिटिटिव कैरियर या पूरी लाइफ जीना चाहते हो, डिपेंड इस पे करता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा और बहुत ध्यान से आगे चलिएगा कि हां मुझे अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। नाइपर की बात करूंगा तो टोटल 7 नाइपर इंस्टीट्यूशंस, मींस इंडियाज टॉप मोस्ट फार्मा इंस्टीट्यूशंस। ऑल ओवर इंडिया से केवल 1000 स्टूडेंट्स यहां पे जाते हैं। हां जी, इसका एग्जाम जीपैट से अलग होता है, थोड़ा सा पैटर्न भी डिफरेंट होता है। यहां 200 क्वेश्चन होते हैं, 150 फार्मा के, 50 नॉन फार्मा से होते हैं। टोटल हमारे यहां पे 7। जी ये लो, और तुम्हें थाला फॉर अ रीजन मिला। नाइपर सासनगर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर हैदराबाद, नाइपर कोलकाता, नाइपर रायबरेली, नाइपर हाजीपुर, नाइपर गोवा। टोटल ये 7 नाइपर इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर इनका वो टॉप 1000 में आपको जाना है ना, क्योंकि सीट मैंने आपसे कितना बोला, टोटल नाइपर में कितनी सीट्स हैं, 1030 सीट्स ओनली। अब इमेजिन करो, ऑल ओवर इंडिया में हर साल लगभग 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बी फार्मा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 3 लाख से ज्यादा बच्चे बी फॉर्म पास आउट होते हैं। उनमें से लगभग 60 to 70,000 जीपैट के लिए जाते हैं। उनमें से लगभग 1000 स्टूडेंट्स नाइपर में पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी और कॉलेजेस बेकार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी अदर अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है, लेकिन अगर टारगेट भी करेंगे ना तो बेस्ट की करेंगे ना। अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं पढ़ सकता हूं, अभी मेहनत कर सकता हूं, तो क्यों ना अभी हम उसके लिए अपनी बेस्ट तैयारी करने की कोशिश करें। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। अब तैयारी कैसे करेंगे, चलिए अब ये उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा रोकिएगा बेटा, बहुत अब थोड़ा डीप में चलने की कोशिश करने वाला हूं। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता है कि आज बनाए हफ्ते भर बाद वो एक पेपर में लिखा पढ़ा हुआ इधर उधर टहल रहा है, नहीं। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि वो मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में फिक्स हो जाए कि नहीं, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है और मुझे कहां पहुंचना है। वो सबसे ज्यादा जरूरी। बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले प्लान योर ओन एग्जाम स्ट्रेटजी। जल्दी ही नेक्स्ट वीक से आपको लास्ट ईयर के 24 के टॉपर्स के वीडियो मिलने लग जाएंगे। उनकी स्ट्रेटजीज को सुनिए, उन वीडियोस को देखिए, उन्होंने कैसे तैयारी किया, उनकी क्या प्लानिंग थी, आपने उनको समझना है। लेकिन अपनी खुद की स्ट्रेटजी आपको बनाना है। पहला पॉइंट, प्लान योर ओन स्ट्रेटजी। मैं उसमें आपको सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा कैसे बनाना है। मेक अ टाइम टेबल। मैंने बोला ये टाइम टेबल या स्ट्रेटजी आपके पेपर वाली नहीं है, माइंड वाली है। मुझे कैसे अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जीपैट की तैयारी की बात आती है ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात आती है ना, वो सबसे पहला क्या करने लग जाते हैं, ये बुक ले लें, वो बुक ले लें, ऐसे ये भी नोट्स ले लें, वो भी नोट्स ले लें। प्लीज फॉलो वन बुक, वन स्ट्रेटजी, वन मेंटोर, दैट्स ऑल। अगर इतना आप करके चलोगे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बुक्स कलेक्ट मत करिए, हर सब्जेक्ट की एक बुक सफिशिएंट है। मैं नहीं कहता वो फॉरेन राइटर है, इंडियन राइटर भी सफिशिएंट है, आपको उसके लिए चलना है। तो अवॉइड कलेक्टिंग बुक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम। और ये नहीं, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, कल मेरे फ्रेंड ने बोला यार ये वाली बुक ज्यादा अच्छी है, मैं अपनी चीज छोड़ के मैं उधर एंट्री कर जाऊं। प्लीज नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए अपनी आपकी तैयारी खुद से करना है, करना चाहिए। यूज अ फ्यू सेट्स ऑफ बुक एंड प्रिपेयर इट होली। कहते हैं ना, एक ही कंटेंट को 4 अलग अलग बुक में से पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि एक ही कंटेंट को एक ही बुक से 4 बार पढ़ डालिए। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये जो मॉड्यूल हमको मिलती है, ये मॉड्यूल सफिशिएंट है क्वालिफाई करने के लिए? मेरा एक ही आंसर है, फ्रॉम द प्रीवियसली रिजल्ट जितने भी हमने प्रोड्यूस किए हैं, ये मॉड्यूल, बेटा ये मॉड्यूल क्वालिफाई तो छोड़ो, रैंक लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है विद द क्लासेस। बस ये दिमाग में ना रहे मैंने ये टॉपिक एक बार पढ़ लिया ना, एक बार पढ़ लिया इससे नहीं होगा।
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अरे 3 बार तो मैं आपको खुद रिवीजन करवाऊंगा शुरू से लेके लास्ट तक। लेकिन उसके बाद भी आपको एक पर्सनल रिवीजन करने का टाइम दूंगा कि एक बार 15 दिन, 20 दिन में पूरा सिलेबस आप खुद कंप्लीट करो, तब जाके हमारी वो स्ट्रेटजी कंप्लीट होगी। डोंट नेग्लेक्ट द रिवीजन। मैंने बोला ना, यहां पे स्टूडेंट्स को लगता है मैंने एक बार पढ़ लिया, मेरा प्रिपरेशन हो गया, बट प्लीज बिलीव मी, जब तक आप रिवीजन नहीं फॉलो करोगे, रिवीजन स्ट्रेटजी पे नहीं जाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, आपने बहुत बार सुना होगा। अप्लाई कितना किए हो इस पे डिपेंड करता है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी। और यही नहीं, अगर आपने होल सिलेबस रिवाइज किया ट्वाइस बिफोर द एग्जामिनेशन, उतना ही मॉड्यूल आपने 3 बार पढ़ लिया, भूल जाइए क्वालिफाई रैंक की बात करिए आप मेरे साथ, लेकिन हां मेरे तरीके से पढ़िए, उसके बाद बात करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट, सॉल्व टेस्ट सीरीज। अब ये पार्ट एक ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स को लगता है नहीं यार ये तो टाइम बोरिंग है। टेस्ट देने से क्या होता है? अरे टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सारे सवाल मन में जब आते हैं ना, जब उनको आंसर नहीं मिलता है, प्लीज बिलीव करो मजा नहीं आता या प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। मैं इसीलिए बोलता हूं बेटा, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये सेमेस्टर एग्जाम से अलग है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपको रीडिंग करना है। आपने पूरा पढ़ लिया, वहां जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत मिला जुला के हम कॉपी भर देंगे, यही होता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये कर पाओगे क्या? ना, या तो यहां आएगा या तो यहां नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लीज मेरे बच्चों, जब आप पढ़ो, रिवीजन विद द टेस्ट एंड प्रॉपर एनालिसिस। और हां, थोड़ा सा अगले 1 साल जो भी आपके पास टाइम आने वाला है, उसके लिए थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आपके फेस्टिवल, आपके रिलेटिव्स की शादियां, आपका पिकनिक, आपका फन, आपका एंजॉयमेंट, वो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया, बहुत है, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपके फ्यूचर बनाने की बात है। तो इसलिए अब यहां पे अवॉइड वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम। आप सभी लोग एक काम करना, जो मेरे से ये पूछते हैं कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा सर, कैसे हम कॉलेज और सेमेस्टर मैनेज कर पाएंगे? एक छोटा सा आंसर है, सोचिए आप आज ही क्लास के बाद आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखना। एक दिन में 24 घंटे में आप कितने घंटे मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हो, और जितना टाइम स्पेंड किया उसमें से प्रोडक्टिव कितना किया। अभी ये क्लास कर रहे हो, ये भी 1 घंटा जुड़ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो आपने किया उसमें प्रोडक्टिविटी कितने घंटे की आई, और उसको माइनस करके देखना कि तुम्हारा टाइम वाकई तुमने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बर्बाद किया या नहीं किया। और अगर ये तुम्हें दिख जाए, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक शॉर्ट्स, बहुत सारी चीजें आज की डेट पे, मतलब तुम्हें टाइम बर्बाद करने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल उठाइए, कसम से कह रहा हूं, आप सुबह से शाम तक एक सोफे पे एक जगह बैठ के खा पी के वहीं पे अपना पूरा दिन बिता सकते हो। मोबाइल आज की डेट पे आपके लिए वो हो गया है, लेकिन अब वो टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये पूरी कहानी आएगी। व्हाट इज पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलेगा? ठीक। अब कैसे अपने आप को ट्रैक करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी। मैंने अभी आपसे जो बोला ना, ट्रैक योरसेल्फ। आपको लगता है यार मैंने तो बस चलो 10 मिनट के लिए मोबाइल चला लेता हूं, 2-4 रील देखूंगा, ठीक है, 2-4 बढ़िया शॉर्ट्स देखूंगा और मन फ्रेश हो जाएगा। बेटा वो 2-4 शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, 2-4 रील्स नहीं देख रहे हो, तुम अपने आप को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, मेरी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रैकिंग करना जरूरी है। और ट्रैकिंग की शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले पहला पार्ट आता है लर्निंग। लर्निंग कहां से? चाहे वो आपकी क्लासेस से हो, चाहे वो आपके टेस्ट से हो, चाहे वो आपके नोट्स से हैं, चाहे वो आपके मॉड्यूल से हैं, या वो आपके बुक से हैं। पहला पार्ट होता है लर्निंग, मुझे नॉलेज एक्वायर करना है। अब नॉलेज एक्वायर किया और उसको रिवाइज नहीं किया तो बेकार। अगर आप लोगों ने सेकंड रैंक इस बार का जो है, प्रीतम, सॉरी, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या, संजीवन गुप्ता,
संजीवन गुप्ता को एक मेरी बात पूरे क्लास की सबसे अच्छी उसके दिमाग में फिट गई थी, क्या? रोटी घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, विद्या क्यों भूली, रोटी क्यों जली, चारों का आंसर एक ही है, रिवाइज नहीं किया गया। घोड़े को अगर रोज नहीं चलाओगे ना तो वो अड़ जाएगा, अगर आप पान को रोज नहीं फेरोगे ना सड़ जाएगा, रोटी को अगर आप घुमाते नहीं रहोगे ना तो जल जाएगी, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो याद रखना वो भूल जाएगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। सिली मिस्टेक छोटी छोटी, हम पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, यार ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने ए लगाया लेकिन बी हुआ, क्यों हुआ? रिवीजन करो। चलो वो टॉपिक में दिक्कत है, चलो उस टॉपिक को रिवीजन करते हैं। सिली मिस्टेक्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या अगर फ्रीक्वेंट मिस्टेक हो रही है, बार बार एक ही चीज को गलत कर रहे हो, रिवीजन अच्छे से करो। डिफिकल्टी टू रिमेंबर, अगर रिमेंबर करने में दिक्कत हो रही है, एक चीज करो, बैठ के रिवीजन नहीं करेंगे ना ना ना, बैठ के नहीं रिवीजन करेंगे। हर रात सोने से पहले एक पेज पे अपना कल का टारगेट लिख लीजिए। टारगेट मतलब सपोज कोई क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं हो रहा है, फार्माकोग्नोसी की अगर मैं बात करूंगा, मुझे मान लीजिए कोई ड्रग वो नहीं याद हो रहा है, आज उसको मैंने एक पेज में लिख लिया, कल जिस ड्रेस को या कपड़े को पहन के मैं कॉलेज जाने वाला हूं उसके पॉकेट में डाल दिया। कल मैं ड्रेस पहन के उसको गया, उस कपड़ा पहन के गया, पॉकेट में वो पड़ा हुआ है वो पर्ची, और जब वो पर्ची पड़ी हुई है तो मैंने उसको क्या किया, उस पर्ची को ही मैं कॉलेज में पूरे दिन, अच्छा ये क्लास है, अच्छा इसकी ये ड्रग है, फिर रख लिया, हाँ ये क्लास है इसकी ये ड्रग है, हाँ ये क्लास है इसकी ये ड्रग है, हाँ ये क्लास है इसकी ये ड्रग है। मतलब मुझे अपने फ्लैश कार्ड जैसा उसको रिवीजन करना है। बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। हाउ क्वेश्चन आस्क, किसी क्वेश्चन से कैसे टॉपिक पूछे गए हैं, जीपैट है, नाइपर है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मैं करवाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? यही प्राइम में होगा। टेस्ट क्या है भाई? आपने लेक्चर नोट्स पढ़ा, मॉड्यूल पढ़ा या रेफरेंस बुक पढ़ा, रीड कर लिया, करेक्ट है, लेकिन जब तक उनसे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चन से अपनी एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो टेस्ट देके रिवीजन करना जरूरी है। एंड लास्टली एनालाइज, टेस्ट दिया है, डीपीपी, आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लासेस के बाद उड़ान टेस्ट सीरीज, क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, नाइपर टेस्ट, फिंगर टिप एमसीक्यूज, इतनी सारी चीजें तो जीडीसी आपके साथ लेके स्टैंड करता है। वन रूफ प्राइम के अंतर्गत सब चीज आ जाती है, आप करिए ना। मैं क्यों कहता हूं कि जुडिशियन के मार्क्स आते हैं, जुडिशियन का रिजल्ट आता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, मेरे बच्चों की मेहनत। ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रगल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो बेचारे नहीं फील करते, अरे यार आज दोस्त का बर्थडे था नहीं जा पाया, हाँ नहीं जाना है, अगले साल उसका बर्थडे नाइपर से विश कर देना, चलेगा, अगले साल नाइपर से आके उसका बर्थडे कर देना, चेक करना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा बेटा कामले। अब अगर मुझे जीपैट या कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, 8 से 10 पैरामीटर है, टिक करो, लिखो मेरे साथ कि ये चीज मुझे करना है, मतलब करना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिलेबस, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एग्जाम पैटर्न, इसीलिए यहां से शुरू किया हूं। एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, पहले उनके बारे में बात करूंगा, चलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट मेरा आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान, एक स्टडी प्लान बनाओ। अभी बताऊंगा स्टडी प्लान कैसे बनेगा, कितने घंटे का बनेगा, कितना टारगेट लेके चलेंगे, कब तक सिलेबस खत्म करने की बात करेंगे, सब है इस सेशन में। आप हर बच्चे के लिए 25 के हो तो मिलेगा, 26 के हो तो मिलेगा, रिपीटर हो तो मिलेगा, सबके लिए यह है क्रिएट अ स्टडी प्लान। कैसे अभी वो बताऊंगा। नेक्स्ट, गैदर स्टडी मटेरियल। नए बच्चे अगर है, आपके पास मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल कलेक्ट करो, बुक्स नहीं है, बुक्स कलेक्ट करो, जिससे भी आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, स्टडी टेक्स्ट बुक और स्टडी गाइड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्राइम के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें मिली हैं। अगर आप बुक्स की बात करेंगे, देखो ये बुक्स हैं, फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए लैकमैन की बात करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहल एंड बहल बात कर लीजिए, फार्माकोग्नोसी के लिए सीके को काटे बात कर लीजिए, एल्गार स्वामी बात कर लीजिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए। लेकिन मॉड्यूल सफिशिएंट है, पहले मॉड्यूल करो, मैं बार बार बोलता हूं, पहले मॉड्यूल करो, फिर आप घुसिएगा बुक में, अगर आपके पास टाइम बचता है।
आप सोचो मैं बुक में घुस गया, एक ही टॉपिक को खत्म करने में 1 हफ्ते लगा दिया, बेकार है, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट, यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। आज की डेट पे बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कंटेंट्स आपको अवेलेबल हैं। बहुत बहुत सारी चीजें यहां पे, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, क्विजेज हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट, अब यहां से सुनिएगा, प्रैक्टिस रेगुलरली। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना पढ़े सो जाओ। 1 ही घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, सेशनल है, सेमेस्टर है, कुछ भी है, कैसे तुम्हें नींद आ जाए, हैबिट डाल लो। अगर आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए नहीं पढ़ा तो फ्यूचर मेरे लिए बहुत कुछ परेशानी खड़ा करेगा। इसलिए पढ़ाई करना है, बहुत जरूरी है। सॉल्व प्रैक्टिस पेपर पर डे क्वेश्चन, 10 20 30 क्वेश्चन पर डे करना है। इसीलिए डीपीपी दिया जा रहा है, इसीलिए क्लास टेस्ट दिया जा रहा है, इसीलिए वीकली टेस्ट कराया जा रहा है कि एक बार उनको करो जरूर। टेस्ट टेक टाइम, मॉक टेस्ट, उनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। रिवाइज कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि मैंने आज अगर क्लास कर लिया, मैंने सुन लिया, समझ लिया, मुझे याद हो गया, उसका रिवीजन नहीं करना है। आज ही रात में करना है। शाम में क्लासेस किए प्राइम के अंतर्गत और रात में ही उसका रिवीजन शेड्यूल के साथ बात करूंगा। मेक कंसाइज नोट, रिवाइज पीरियोडिकली, पर डे उसको हमें वैसे रिवाइज करना है। स्टे अपडेटेड। अगर हमारा नॉन फार्मा की बात करेंगे, नॉन फार्मा में करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, वो भी यहां पे सारी चीजें होती हैं, नहीं जरूरत होगी सुष्मिता। नाउ नेक्स्ट, फोकस टाइम मैनेजमेंट। यही सवाल है ना आप सभी का, सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, कॉलेज के साथ कैसे जीपैट मैनेज करेंगे, एक्यूरेसी नहीं आ रही है सर। करेक्ट, बताता हूं। प्रायोरिटाइज, पहला आंसर है प्रायोरिटाइज। आप कॉलेज जाके 100% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, हर लेक्चर को सुन रहे हो, लेक्चर के बीच में भी आप उठ के वॉशरूम या पानी पीने भी नहीं जा रहे हो, बड़े सिंसियर हो। बेटा 8 घंटे के आपके कॉलेज में क्या 8 के 8 घंटे क्लासेस चलती हैं? पहला आंसर नहीं सर, 8 के 8 घंटे क्लास नहीं चलती है। नेक्स्ट, जॉब भी करने वाले, रिपीटर वाले भी हैं, 8 ही 10 घंटे की जॉब होगी ना, उसके अलावा क्या 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे तुमने कॉलेज कर लिया टाइम ट्रेवल के साथ लेके, 12 घंटे ले लिया। चलो 12 घंटे में से तुम चलो 6 घंटे की नींद हटा दीजिए, 2 घंटे तुम अपने पर्सनल टाइम पे ले लो, फिर भी 3-4 घंटे कहीं नहीं जा रहे हैं, निकालना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज देखना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर कहते हैं ना, अगर तुमने समय पे समय का सदुपयोग नहीं किया तो समय एक दिन तुम्हें तुम्हारा समय दिखा देगा। ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए प्लीज इसको जरा सुनने की कोशिश करना। मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग, टेस्ट दो, नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कम करो। मेरा होगा नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा यार, क्वालिफाई करते हैं, रैंक लाते हैं, वो मंगल ग्रह से आते हैं क्या? आप ही जैसे तो होते हैं, वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है निगेटिव थॉट्स, निगेटिव पर्सन, निगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को दूर करना। मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। ऐसा नहीं है कि हाँ अरे ठीक है 4 बजे 3 बजे सो रहे हैं, 9-10 बजे उठ रहे हैं, रात भर वेब सीरीज चल रही है, रात भर मूवी चल रही है, ना कुछ सही तो इंस्टाग्राम तो जिंदाबाद है। सोचो जरा क्या कर रहे हो आप अपने साथ से। जब तक आप अपने लिए नहीं काम करोगे, एक चीज मुझे बताओ ना, मां बाप ने आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, कर रहे हैं। कॉलेज वाले भी आपको एक दिन डिग्री देके बाहर कर देंगे, बट फ्यूचर आपका कैसे डेवलप होगा? आप बी फार्म करने के बाद आप खाली ये कह सकते हो अरे सर बी फार्मा के बाद जॉब नहीं है, बी फार्मा के बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे से कहने पे बेटा मैं आपको एक नहीं हजारों एग्जांपल बता दूंगा कि मेरे बच्चे आपके पास अपॉर्चुनिटी तो इतनी है। मैं पर्सनली बात करूं, जब मैं जीडीसी में ही रिक्रूटमेंट करता हूं, 100 सीवी आती हैं, 50 बच्चों को मैं इंटरव्यू जब वहां पे लेता हूं ना, उन 50 में से अगर मैं एक बच्चे को हायर कर लूं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं देखता हूं मतलब टारगेट ही क्या है,
सेमेस्टर किसी तरह पास हो लेना, सेशनल में अच्छे नंबर ले आना, सेमेस्टर पास हो गया, बात खत्म हो गई। क्या है जी ये? क्या वाकई इससे हमारा कुछ भला होगा? सीक गाइडेंस, जहां से भी आपको गाइडेंस मिले, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह आपको अवेलेबल है, बट आपको चुनना है कि आप कहां से ये सारी चीजें करते हैं। स्टे मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव, ये कुछ ऐसे सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट के लिए जितना कुछ हो सकता है ना, सब कुछ कर डालिए। जब तक टारगेट वाइज नहीं चलेंगे, ओवर थिंकिंग से नहीं बचेंगे, तब तक सब बेकार है बेटा? बिल्कुल है। चलो तो देखो जरा, सेट क्लियर गोल, अभी हमने यही बात किया। आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, आपको कहां, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कहां आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, फाइंड आउट करो। आइडेंटिफाई वीक एरिया, कंसंट्रेट ऑन हायर वेटेज। अभी हमने सारे सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपको दिखाया ना, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है पहले वो देखो, किस सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो फाइंड आउट करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड, चार्ट, डायग्राम, रेगुलर ट्रैक योर प्रोग्रेस अगेंस्ट योर गोल। ट्रैक, टेक रेगुलर मॉक टेस्ट रेगुलर देना है। डेवलप द हैबिट टेकिंग डिटेल नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर एंड सेल्फ स्टडी, लेक्चर से नोट्स बनाने की आदत डालो, हल्का फुल्का ही सही अपने मॉड्यूल में पढ़ते वक्त लिखने की आदत डालो। बी फ्लेक्सिबल विद द स्टडी प्लान। ऐसा नहीं है आज मैंने सोचा है कि यार मुझे ये टॉपिक करना है, लेकिन टेस्ट आ गया, मुझे वो टॉपिक पढ़ना है, तो मतलब मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए। ये मत लोड दीजिए कि नहीं यार मुझे 4 घंटे बैठना ही बैठना है। आप खाली किताब खोल के बैठे हो, उससे कोई फायदा होगा क्या? दिमाग तो खुला नहीं है, किताब खुली है, क्या फायदा इस चीज के लिए? क्या फायदा इस चीज के लिए? ये सारी प्रॉब्लम्स है ना। आओ थोड़ा सा सॉल्यूशन पे चले। सबसे बड़ा सवाल क्या है आपके लिए? टाइम मैनेजमेंट। सर 24 घंटे हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए? आप ही मुझे बताइएगा। सपोज आप जीपैट की तैयारी जब नहीं कर रहे थे, बहुत ध्यान से मेरी बात एक सुनिएगा, जब आप जीपैट की तैयारी नहीं कर रहे थे तब भी आपके पास 24 घंटे थे, जब सेमेस्टर आता था तब भी आपके पास 24 घंटे थे ना? जरा इमेजिन करिएगा, पूरे सेमेस्टर आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा आंसर दीजिएगा। शायद दिन में 1 घंटे भी पढ़ ले बहुत बड़ी बात होती थी, बट वहीं जब सेशनल और सेमेस्टर आता था, रात भर में पूरा सिलेबस खत्म कर देते थे। किया है कि नहीं किया है कभी? ओवरनाइट बिफोर द एग्जाम फुल नाइट फाइट। अरे भैया, जब कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज को शिद्दत से नहीं चाहोगे तब तक वो चीज नहीं मिलेगी, और किसी चीज को जब शिद्दत से चाहोगे पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाएगी। इसलिए प्लीज एक चीज सोचना बंद करो, है सबके पास 24 घंटे। मैं क्या बोलता हूं, ये 24 घंटे 24 आवर, इसी में एक क्वालिफाई करता है, एक नॉन क्वालिफाइड होता है, एक रैंक लाता है। हर तरह के बच्चे के पास 24 घंटे है। कहते हैं ना, दुनिया में एक ही चीज है जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी हो, टाइम। इसमें नेचर ने कोई चेंज नहीं किया है। 24 आवर। अब ये 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, डिपेंड इस पे करता है आपका फ्यूचर। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी आपसे क्या बोला, ट्रैक योरसेल्फ। आप अपना मोबाइल में ही ना सबसे पहले ना स्क्रीन टाइम पर डे ऑब्जर्व करो। अच्छा, आज मैंने कितने घंटे स्क्रीन टाइम यूज किया। मेरी आदत भी हो गई थी, जब मैं ब्रेक लेता हूं ना, खासतौर पर जब मैं अगर कहीं बाहर गया तो होता है ना, टाइम खाली है, चलो यार मोबाइल चला लेते हैं। कुछ अच्छा काम किए, कुछ टाइम पास कर लिए। देखा यार, आज मैंने काम 3 घंटे किया और मेरा स्क्रीन टाइम है 5.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे कहां गए, वेस्ट हुए। कहीं ना कहीं वेब सीरीज, मूवी या कुछ ऐसा ही देखा होगा, या रील देखा होगा तुम्हारी तरह थोड़ा सा, वो 2.5 घंटे दिमाग में चढ़ गया। अच्छा, ऐसा 2-3 सोशल मीडिया ऐप उठा के, सोशल जो ऐप होते हैं उठा के डिलीट कर दिया ना। ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी मेरे लिए मेरा फ्यूचर है।
जरूरी मेरे लिए मेरे बच्चों का फ्यूचर है, जरूरी मुझे उनको क्या अच्छी चीजें दे सकूं, क्या नया नोट्स उनको लाके प्रोवाइड कर दूं, कैसे उनको नई अच्छी चीजें कर दूं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए, पेपर वाला नहीं, लेकिन पर डे टाइम टेबल बनाइए कि कल पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। इतने बजे मुझे उठना है, अभी बताता हूं कैसे। इतने बजे उठना है, सुबह के टाइम में ये करना है, मुझे 1 घंटे पढ़ाई करना है, 2 घंटे पढ़ाई करना है, फिर मुझे क्या करना है फर्दर, मुझे कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, जहां भी मैं हूं मुझे वहां जाना है। आने के बाद मुझे इतने टाइम क्लासेस करनी है, रिमेनिंग मुझे इतने घंटे का रिवीजन करना है, इस टाइम पे टेस्ट देना है, 12 बजे सो जाना है, सुबह 6 बजे फिर उठना है। पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स कर देना है। अटेंड लेक्चर रेगुलरली। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर सेल्फ स्टडी या कोचिंग। मैं हमेशा कहता हूं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बट आपकी सेल्फ स्टडी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर जाती है? क्योंकि आप रेगुलर नहीं होते हो। आज पढ़ा, कल यार दोस्त का बर्थडे है, कल नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर सेशनल आ गया, नहीं पढ़ पाऊंगा, आज घर जाना है, नहीं पढ़ पाऊंगा, अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ पाऊंगा। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम अपने आप को बेवकूफ बनाते हो। क्लासेस में जब बच्चा पढ़ता है ना तो रेगुलर रहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक से मुझे टेस्ट देना है, और ये टॉपिक से मुझे अपने आप को तैयारी करना है। टाइम टेबल सिर्फ डेली बनेगा, लॉन्ग टाइम टेबल नहीं बनता। अरे अगले 15 दिन मुझे क्या करना है ना, कल क्या करना है, दैट्स ऑल। कल का टाइम टेबल बनाओ या डे आफ्टर टुमारो का टाइम टेबल बनाओ, बस। इससे ज्यादा दूर लंबा मत बनाना, वरना सब बेकार हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, उसी टाइम में प्लान करना है। रिवाइज नोट्स, अवॉइड मल्टीटास्किंग, बहुत सारी चीजें नहीं। बहुत सारे बच्चों को आजकल मैं देखता हूं, उनके मन में क्या होता है, हेडफोन लगाए, गाना चलाए, गाना चलाने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम गाना सुनते सुनते पढ़ ले रहे हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ द फूलिशनेस। सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अरे मैं कहता हूं पढ़ते वक्त 10% भी कंसंट्रेशन में अगर तुमने गाना सुन लिया, वो सुनाई दे गया, तुम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। बात करते करते यार ये तो पढ़ लेता है ना 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 ना, ये सारी चीजें बेकार हैं। प्लीज बेवकूफी हटा दीजिए। सेट रिमाइंडर फॉर ऑल योर वर्क। मैंने अभी बोला ना, अगले दिन का टाइम टेबल बनाइए। ट्राई टू प्रिपेयर वीकली टेस्ट टाइम टेबल, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं बनाना है। फॉलो द कंप्लीट 80 to 90%। 100% टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो कि 80% तक फॉलो जरूर कर लो। हॉलीडे है, बच्चे बोलते हैं सर आज ये फेस्टिवल है, आज तो क्लासेस में छुट्टी होंगी। मैं बच्चों को एक ही वर्ड देता हूं, आज तो मैं ज्यादा क्लास लूंगा। क्यों? हॉलीडे है, कॉलेज से, जॉब से, पढ़ाई से हॉलीडे नहीं है जब तक एम अचीव ना हो। तो जिस दिन छुट्टी है उसको पूरा यूटिलाइज करो। उस दिन कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन करने का, ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग कंप्लीट करने का। वही तो टाइम होता है। हॉलीडे लाइक सैटरडे संडे मोस्ट, वहां पे क्रूशियल डेज होते हैं। अगर होल सिलेबस कंप्लीट ना हो तो कम से कम जितना सिलेबस कंप्लीट हो उसको कम से कम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। करेक्ट? आओ कैसे, जरा इधर बात करें। कॉलेज और कोचिंग कैसे बैलेंस करें। अभी जैसे मैंने बोला एक शेड्यूल बना लो ना, शेड्यूल बनाओ और ये देखो कल कॉलेज में कितने आवर्स की क्लासेस हैं, और जितने आवर्स की क्लासेस हैं उनके बीच में गैप कहां है। रिसेस यानी लंच का टाइम कितना है, लाइब्रेरी टाइम कितना है, असाइनमेंट टाइम कितना है, या कोई ऐसा क्लास है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए गैप भी कर लूं तो चल जाएगा। जरूरी नहीं 100% अटेंडेंस चाहिए। समझो इस चीज को। ठीक? प्लान वीकली, एलोकेट स्टडी टाइम, एक रिवीजन शेड्यूल बनाओ, फिक्स करो सुबह 6 बजे उठना है। बिफोर दैट उठो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 बजे उठना है। 2 से 3 घंटे तुम्हारे दिन में बढ़ जाएंगे। बच्चा क्या होता है 7 बजे 8 बजे उठ रहा है। अब बच्चा बोलेगा सर इधर हम 1 बजे तक पढ़ते हैं, तो 1 ही बजे तक पढ़े हो ना। 6 बजे उठोगे, 5 घंटे की नींद, बहुत अच्छे से सरवाइव करोगे, परेशान नहीं हो जाओगे, सरवाइव रहोगे, अगले साल भर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी कर लो ना यार, यही तो टाइम है हमारा अपने स्ट्रगलिंग फेज को जीने का। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, इजी वे में 4 टेबल्स के साथ हमें प्लानिंग करना है। सी रिमाइंडर फॉर की टास्क, जो हमने लिखा है ना उसको हम देखेंगे कितने बजे।
हमें कैसे उसको रिमाइंड करना है। सेट रिमाइंडर फॉर की टास्क, यूटिलाइज वीकेंड एंड हॉलीडेज, जो भी मैंने आपसे बोला। कीप अ प्लानर टू ट्रैक डेडलाइन, एग्जाम डेट है उनको ट्रैक करो कि अच्छा ये सेशनल, ये इस बार हमारा सेशनल है, ये वीकली टेस्ट है, ये क्लास टेस्ट है, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे प्लान करना है। सफिशिएंट स्लीप, सफिशिएंट स्लीप मतलब 5 घंटे। मैं आज से नहीं बेटा, पिछले 10 साल से तो हो ही गए हैं, 5 से घंटे से ज्यादा कभी नींद लेने की कोशिश नहीं करता हूं। 5 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे के लिए। ठीक, नींद भगाने का कुछ तरीका बताइए। एक ही चीज है बेटा, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर लाइए। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, सफलता नहीं पाओगे। शॉर्ट ब्रेक्स, रिव्यू द नोट्स, उनको बार बार रिवीजन करो। कम्युनिकेट विद द टीचर, प्रॉब्लम कहां है। मैं तो हमेशा अपने बच्चे के लिए कहता हूं 24/7 आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जिस दिन आप डेडिकेटेड हो जाओगे, पढ़ रहे हो, रात में दिक्कत हो रही है, मेरा नंबर है, कॉल मी। ये सर दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई, मैं खड़ा हूं ना उसके लिए। रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट करना है पर डे। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, और थोड़ा सा 2-3 फ्रेंड का अच्छा ग्रुप बनाओ जहां पे मुझे उस चीज को अच्छे से रिवीजन करना है। अब एक प्लानिंग आपसे मैं यहां पे, अगस्त के मंथ में आप खड़े हो ना, अगले आने वाले 6 महीने की प्लानिंग यहां पे पहले करते हैं। अप टू द जीपैट लेके चलो। अगस्त में खड़े हो, जनवरी तक का टारगेट करते हैं। लगभग इस फेज में जनवरी के एंड तक मुझे अपने मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। लिख लो इस चीज को। अगले जनवरी तक, यानी जनवरी 2025 तक मुझे अपना सारा मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 2 महीने का टाइम, खासतौर पर मैं फरवरी और मिड मार्च तक की बात करूंगा, इसमें हम माइनर सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। जो मैं प्राइम का शेड्यूल है उसको आपके यहां पे क्लियर कर रहा हूं, जो हमारी प्लानिंग है। नेक्स्ट, फोकस ऑन एमसीक्यूज। अब अगला टारगेट होगा केवल हमारा एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें करना। मार्च टू अप्रैल, ये क्या है, रिवीजन है। ये मेरे लिए क्या है, रिवीजन विद द क्वेश्चन। सेकेंड रिवीजन, ये पहला पढ़ाई, देन ये रिवीजन हुआ। आफ्टर दैट सेकेंड रिवीजन। अगला रिवीजन थोड़ा शॉर्ट होगा, हार्डली 25 to 30 डेज में मुझे पूरा रिवीजन करना है। मई के मंथ में और जून में मेरा एग्जाम आ ही जाता है। इस बार भी मई और जून में ही एग्जाम होगा, इसलिए इसके लिए परेशान मत होइए। ये पूरा प्लानिंग जरूरी है, लिखिए कि मुझे इस डेट तक, इस तक मुझे खत्म करना है। अगर मैंने जनवरी बोला है तो मैक्सिमम 10-15 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी लीजिए, लेकिन उतने में खत्म करना है। और मैंने आपसे इसलिए पहली क्लास में बोला होगा कि 15 फरवरी मेरी डेडलाइन है सिलेबस खत्म करने का। चलेगा? टाइम टेबल करेक्ट है? आ जाओ बच्चों। टाइम टेबल में कई सारे स्लॉट बनाते हैं। सबसे पहला टाइम टेबल क्या होगा, मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में मैं एक सब्जेक्ट कम से कम, अगर आप अर्ली उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट लीजिए, और दोनों मेजर सब्जेक्ट होंगे। मेजर सब्जेक्ट, एक टॉपिक दोनों का, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, लेकिन इसका सिंपल आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट, नहीं तो एक तो फिक्स करिए, सुबह पढ़ना है। 2 ले लिया तो बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग टाइम, आप उठने पे मैं आपको नहीं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं, वो आपको अच्छे से पता है, मैंने समझा दिया है कितने बजे उठना है। डे टाइम आपका कॉलेज या जॉब टाइप का है, बट अगर मुझे कॉलेज में या कहीं भी मुझे 10 मिनट का भी टाइम मिला, जो फ्लैश कार्ड बनवाया हूं, अभी बताया हूं, उसको देखते चलना है। और अगर 1 घंटे का टाइम मिल गया, लाइब्रेरी या असाइनमेंट टाइम मिल गया ना, तो उस टाइम पे क्या करोगे, टेस्ट दोगे, डीपीपी वगैरह निपटा दो वहीं पे, जो टॉपिक हमने पढ़ के आए हैं। ठीक, दिखा रहा हूं बेटा, कॉलेज में निपटा लीजिए। और नहीं कुछ सही तो कॉलेज का वर्क तो कॉलेज में निपटा के ही आइए, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कॉलेज का हमें क्या मिलता है, असाइनमेंट मिल जाता है या फाइल मिल जाती है, नोट्स बनाना होता है। कॉलेज का काम कॉलेज में, कॉलेज का काम घर में लाओगे, बर्डन बनाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज का काम कॉलेज में नहीं कर सकते हो, टाइम मिलता है। मैं भी बेटा कॉलेज का टीचर रहा हूं, मैं भी आप ही जैसे पढ़ा हूं। तो कॉलेज में फोन अलाउड नहीं है ना, छोड़ दीजिए।
फाइल तो अवेलेबल है, नोट्स तो अवेलेबल हैं, बुक्स तो अवेलेबल हैं। अब यहां पे एक सवाल अब बचता है कि सर जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। अरे मेरे बच्चे, आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। क्या है, सुनो जरा, 6 to 9 का स्लॉट एक दीजिए, 2 सब्जेक्ट यहां पे रखोगे, 1.5 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटे, एक मेजर कर लीजिए और एक माइनर कर लीजिए। जिनके कॉलेज में ज्यादा प्रेशर नहीं है वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। 6 to 9 का फिक्स करिए। देन 10 to 12 2 घंटे के आसपास का टाइम देते हैं। यहां पे आपको टेस्ट देना है, उड़ान दीजिए, डीपीपी दीजिए, चलेगा। लगभग अगर मैं यहां से बात करूंगा, चलो 1:30 से लेके 4:30, ये 3 घंटे का यहां पे, और ये 3 घंटे में मेरा फिर से वही शेड्यूल होना चाहिए, एक मेजर और एक माइनर। अगर माइनर नहीं है तो 2 मेजर ले लीजिए। अगर 3 घंटे यहां 3 घंटे यहां ये टेस्ट का टाइम दिया, अपना एंजॉय भी थोड़ा कर लिया, रिमेनिंग ऑन शाम की क्लासेस, इवनिंग शिफ्ट में आ जाओ। अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे, पहला तो आपकी क्लास पर डे 2 से 3 क्लासेस तो है ही है, वो क्लासेस आपका होगा। अगर थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह है तो वो आप देख लीजिए। सोने से पहले याद रखिएगा, सोने से पहले क्विक रिवीजन, पूरे दिन वाले का एक रिवीजन मार दीजिए। अगर क्लास किया है तो रिवीजन कर दीजिए, सुबह पढ़ा है तो रिवीजन कर दीजिए, और वो जो रिवीजन होगा ना वो फटाफट होगा, सारी एक एक लाइन पढ़ना नहीं है, फास्ट रिवीजन कहलाता है। अगर आप मुझे जो रिपीटर वाला शेड्यूल छोड़ दीजिए, अगर उसके अलावा भी अगर मॉर्निंग के 2 घंटे दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते हैं, 2 तो दे सकते हैं। अगर 2 घंटे सुबह निकाल सकते हो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस, और लेटर ऑन उसका 1-1.5 घंटे का रिवीजन, बस बेटा इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। माइनर मतलब मेजर की 2 सब्जेक्ट ले लीजिए ना बेटा, हो गया। ये चीज आपको फिक्स करना है मेरे बच्चे। सैटरडे संडे है फुल रिवीजन, पूरे हफ्ते में हमने जो पढ़ा है उसके रिवीजन को डालिए। नहीं, अगर नाइपर क्लासेस चल रही है तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और मॉक टेस्ट पे फोकस करिए, क्योंकि सैटरडे आपका क्लास टेस्ट होगा, संडे आपका वीकली टेस्ट होगा, उस पे आपको फोकस करें। अगर आप लेक्चर के साथ चल रहे हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस जो लेक्चर कराया जा रहा है फॉलो करते चलिए, उनको अच्छी तरह से 1 नहीं 2 बार रिवीजन अभी से करते चलिए, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए, अच्छा एक चीज और अनाउंसमेंट, जो नए बच्चे हैं जिनके मन में क्वेश्चन है कि सर मुझे प्राइम से फायदा होगा, प्राइम में क्लासेस कैसे होती हैं, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, डीपीपी कैसे दी जाती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं मार्गदर्शन सीरीज, जो कि कल से फिर शुरू होने जा रही है 26 अगस्त से, जहां थियरी विद ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें होंगी। कल रात 9 बजे से जीपैट डिस्कशन सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कुछ नई चीजें के साथ आपसे जुड़ेंगे पर डे रात 9 बजे। दिस इज फॉर 25 एंड 26। अपने हर जूनियर, हर बैचमेट को आपको यहां पे लाना है, बताना है कि भैया पढ़ो, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, वो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। कंपटीशन तुम्हारा वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया से है। अपने दोस्तों में कंपटीशन मत लेके आ जाना, क्योंकि वही भर नहीं पढ़ रही है। शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, 26 अगस्त 27 ये मेरा रहेगा फार्माकोलॉजी में, जहां पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी देखेंगे। 28 29 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अखिलेश सर की रहेगी। 30 एंड 31 अगस्त की बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स अमित वर्मा सर। 1 एंड 2 हमारा सितंबर आ जाएगा, श्रीकांत वर्मा सर की एनालिसिस होगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री राज सर लेंगे 3rd एंड 4th को। 5th एंड 6th को आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास होगी। ठीक, बस एक चीज याद रखना मेरा बच्चों, आपकी जो ये जर्नी है ना, इसको सीधे रैंक में मत खड़ा करोगे, नहीं यार सिर्फ फर्स्ट रैंक ही लाना है। हाँ, मेहनत करना है, रोज थोड़ा थोड़ा चलना है, रोज थोड़ा थोड़ा नॉलेज एक्वायर करना है, बट रुकना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे ना तो एक दिन बहुत ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं सीधे सोचूं कि नहीं यार मुझे सीधे छत पे जंप करना है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर एक एक सीढ़ी चढ़ के चलूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा ना,
एक दिन सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। सो ये रहा आज का सेशन मेरी तरफ से। आई होप इस सेशन से कुछ मोटिवेशन, पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ चीजें आपको अच्छी मिली होंगी, लगी होंगी, और थोड़ा सा जरूर एक बार मोटिवेशन आया होगा कैसे करना है। सर फर्दर लेटर ऑन, अगर आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा, बट फिर भी अगर आपके पास कोई भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, वर्षा मैम 6263936320 वर्षा मैम का नंबर है। मेरा पर्सनल नंबर है 8299202113। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होता है, फील फ्री टू कॉल मी। कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, आई एम ऑलवेज देयर। और ये हमारा वर्षा जैन मैम का नंबर है, जीडीसी कोऑर्डिनेटर। रिगार्डिंग द एडमिशन कोई भी क्वेरी है वो वर्षा मैम को कॉल करिए। करेक्ट।